स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 7 करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के पार्ट 6 तक बनाकर अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप वहां से उन वीडियोज़ को इसलिए देखिए क्योंकि उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जो है वो मोल का मैंने वहाँ पर क्लियर कराया है। अगर आप उतना क्लियर कर लेते हैं तो मोल से अधिक क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम इस वीडियो में परमाणु संरचना का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यह परमाणु संरचना का लेक्चर 1 होगा। इसमें हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं और कुछ याद रखने वाली बातों को समझेंगे। करीबन 2 या 3 लेक्चर होने के बाद परमाणु संरचना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यह चैप्टर 2 क्वेश्चन ज़रूर आपका लेकर आता ही आता है हर साल, इसलिए इस चैप्टर को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इसमें पहली हेडिंग। तो पहली हेडिंग परमाणु संरचना के इस चैप्टर में हमारा क्या है? परमाणु ही है। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। तो अब एटम की क्या परिभाषा है जरा ध्यान से देखिए, मैं एक एक बात समझा दूंगा। लिखा है तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई तत्व है, जैसे हम तत्व में यहाँ पर आपका लोहा ले लेते हैं, तो उसका वह सूक्ष्म कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं, मतलब लोहे का वह छोटा कण जिसमें उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं। सारे गुण विद्यमान होने का मतलब जैसे लोहा में जंग लगता है तो वो उसके परमाणु की क्रिया होगी, ठीक है। तो जिस सूक्ष्म कण में वो मतलब कि गुण होता है और वो सूक्ष्म कण उसके रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, वही उस तत्व का क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ याद रखने वाली बात यही है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, या था होना चाहिए। तो यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। फिर आप सभी को एक चीज तो पता ही होगा कि परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु में कितने मूल कण हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित इतनी बातें आप सभी को याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात, ये ऋणावेशित कण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, उन पर ऋण आवेश होता है। इसके खोजकर्ता जो हैं जे थॉम्सन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 गुणित 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻28 ग्राम, और इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻31 किलोग्राम। ये इसलिए याद करिए क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में क्या लिखा है? ये धनावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन। देखिए कुछ लोग रदरफोर्ड को मानते हैं, लेकिन सही श्रेय देखा जाए तो खोजकर्ता प्रोटॉन के जो हैं वो गोल्डस्टीन ही हैं। प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस फर्क इतना है कि उसका ऋणावेश होता है और इसका धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.672 गुणित 10⁻24 किलोग्राम में 10⁻27 किलोग्राम होगा। तो ये प्रोटॉन की और वो इलेक्ट्रॉन की बात थी। अब यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन होते हैं, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता, ना धन होता है ना ही ऋण होता है। खोजकर्ता जेम्स चैडविक। क्या नाम है? जेम्स चैडविक। द्रव्यमान 1.675 गुणित 10⁻24, एकदम प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। तो आप परमाणु की परिभाषा ध्यान में रखिए और याद रखिए कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन कितनी बात, प्रोटॉन कितनी बात एंड न्यूट्रॉन कितनी बात याद रखिए। अब हम चल रहे हैं मॉडल समझने। परमाणु के मॉडल, जैसे थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, तो बोहर का मॉडल, ये काफ़ी मॉडल हैं। तो हम परमाणु के मॉडल को समझते हैं।
तो आप सबके सामने हेडिंग दिख चुकी है, परमाणु का थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स। तो इसमें जो मैंने बातें लिखी हैं पूरा समझकर उसका निचोड़ निकाल कर लिखा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप भी इसको इसी तरह से याद रखें। लिखा है यह परमाणु मॉडल सन 1898 में दिया गया। तो सबसे पहले कब दिया गया ये ध्यान दें। फिर दूसरी बात, थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला माना जिसमें धनावेश स्थित है। मतलब थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश उपस्थित है। फिर आगे लिखा है इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आप सबने पढ़ा जरूर होगा कि जिस प्रकार से तरबूज में काले काले बीज होते हैं, तो तरबूज का पूरा लाल गूथा यहाँ धनावेश मान लीजिए गोला में, और उसमें काले काले बीज इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो उसी तरह से इन्होंने मॉडल दिया है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, इस मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और इस मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है, याद जरूर रखिएगा। अब हमारी अगली हेडिंग जो दिख रही है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया है उसमें नाभिक का जिक्र किया है, इसीलिए रदरफोर्ड का ये नाभिकीय मॉडल बोला जा रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया। तो आप हेडिंग देखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अब नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत कौन कर रहा है परमाणु का? रदरफोर्ड। तो नाभिक की खोज कौन किए हैं? रदरफोर्ड। किसके प्रयोग के द्वारा किया है? अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से। क्या सुन लीजिए, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से। इन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज किया है। आप इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए और याद भी रखिए। अब इनके मॉडल की कुछ बातों को हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अब यहाँ बातें हम समझेंगे विस्तार में। अगर आपको चाहिए तो आप 11th में पढ़े होंगे, आपके पास नोट्स होगा, वहाँ से पूरा पढ़ लीजिए। संक्षेप में चाहिए तो मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। लिखा है इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित या परमाणु के अति अल्प भाग को नाभिक कहते हैं। कुल मिलाकर इस पहले बात का मतलब यह है कि परमाणु का पूरा धनावेश और पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है और उसी केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। बाकी परमाणु का ज़्यादातर भाग खोखला होता है, यह आप सबने पढ़ा भी होगा। दूसरी बात, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्ष या कक्षा कहा जाता है। अतः इनका परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता है। मतलब इनके परमाणु मॉडल को सौर मॉडल भी आप कह सकते हैं। दूसरे बात को फिर से समझिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, रदरफोर्ड का मानना था। जिन पथों पर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कक्षा या कक्ष भी कहते हैं, उसे कोष भी कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसी कारण इनके परमाणु मॉडल को हम सौरमंडल से मिलता जुलता मानकर सौर मॉडल भी कहते हैं। अगली बात इनके मॉडल की देख, यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक में धनावेश होता है। तो नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश पर आकर्षण बल लगाता है और उसे हम स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा पाता है परमाणु के कक्षा छोड़कर, ना ही अंदर आ पाता है। पर नाभिक खींच रहा है तो अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके वृत्ताकार घूमने के कारण उसमें एक फोर्स उत्पन्न होता है, केंद्र बल, जिसके कारण वो ना तो अंदर आता है और ना ही बाहर जाता है। ठीक है, मतलब वो संतुलित रहता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, याद रखिएगा न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित रूप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर के मॉडल को समझेंगे, साथ ही साथ हम वहाँ पर आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल समझाएंगे, और नाभिक, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इन सारी बातों की चर्चा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की दहती प्रकृति, डी ब्रॉगली का समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।